गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन पे। बट मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैं खुद की तरफ से एक सजेशन देना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कोशिश करें वो मॉर्निंग 8 PM में, जो 8 बजे सुबह ये क्लास स्टार्ट होता है, उस समय साथ साथ इस क्लास को कीजिए। और आप अपने आंसर्स को लाइव चैट में देंगे। और इसी सेट के लास्ट में फिर हम लोग 2-4 क्वेश्चन मैथ्स और 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग का भी देखेंगे। और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा कि आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को लेकर चलें। पहला क्वेश्चन क्या है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो देखिए यहाँ पर 243 ही सारा का सारा है। और हिंदी में ये क ख से लेकर न म अलग अलग दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब नगर पालिका की बात करेंगे तो 243 से 243 ZG तक चलता है हमारा आर्टिकल। अच्छा, पी का प्लेसमेंट क्या है, 16वां है। तो जब हिंदी में बात करेंगे तो क ख ग घ आपका 5 हो गया, ये फिर च छ ज 5 हो गया, फिर ट ठ ड 5 हो गया, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 16वें का नंबर हिंदी अल्फ़ाबेट में त से स्टार्ट होगा। कहाँ से, त से स्टार्ट होगा। और आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, त से य छ तक। ठीक है। फिर इसमें भी देखना चाहेंगे तो हम लोग ZG तक कैसे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। Z का मतलब 26वां लेटर है। और क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ट ट फिर प फ म और त थ द मिला के 25 हो जाता है। 26वां लेटर य होगा, तो य के लिए आपका क्या आ गया, Z आ गया। और फिर G के लिए 7वां पोजीशन में है, ABCDEFG, है ना, 6ठा पोजीशन में है। तो क से लेके स्टार्ट करेंगे तो छ तक जाएंगे। तो इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, 243 P से लेकर 243 ZG तक जो है वो आपका क्या है, नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेपिदो निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। तो आई होप सो आप ये सभी ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप दे पाएंगे कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में। याद रखेंगे, नेपिदो म्यांमार की राजधानी है। किसकी राजधानी है, म्यांमार की। अच्छा, अब रिमेनिंग जो आपके को ऑप्शंस बचे हैं उनका हम लोग राजधानी देख लेते हैं। जैसे भूटान का क्या होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू होगी। फिर नेपाल का क्या होगा, नेपाल का काठमांडू होगा। अफ़गानिस्तान का क्या होगा, अफ़गानिस्तान का काबुल होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया। तो याद रखिएगा, जो आज के डेट में आपका म्यांमार है, इसी का पुराना नाम क्या हुआ करता था, बर्मा हुआ करता था। और वो उस समय क्या है, भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखिएगा, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया भारत से। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को क्या किया गया, अलग किया गया इंडिया से। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। तो याद रखिएगा, ये क्रम जानने के लिए हम लोग को किसका सहारा लेना पड़ेगा, मैप को बहुत ध्यान देखना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं भारत मैप में, जिसमें ये चारों श्रेणियों को हम लोग क्लियर कट देख पाएंगे। चलते हैं मैप की ओर। देखिए, आप देख सकते हैं ये रहा माउंटेन रेंज का भारत का मैप। अगर आप इस मैप को थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको नॉर्थ में ये 4 जो ऑप्शंस दिए हुए थे, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या कौन कौन सा रेंज नॉर्थ से साउथ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना। तो देखिए, आप सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है सबसे पहला काराकोरम। क्या नज़र आ रहा है, काराकोरम नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया काराकोरम। ठीक है। उसके बाद क्या नज़र आ रहा है, लद्दाख रेंज नज़र आ रहा है। ठीक है। फिर आपको क्या नज़र आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जास्कर नज़र आ रहा है। ठीक है। और फिर क्या है आपका इधर पीर पंजाल है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जिस रेंज में हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं उस हिसाब से हो रहा है पीर पंजाल है। फिर क्या है, धौलाधर है, स्वास्तिक रेंज है। देखिए यहाँ आपका क्या है, नंदा देवी है। पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मैप को बहुत आसानी से देख ले रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊपर से नीचे आए तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर आपका काराकोरम कहाँ से कहाँ तक है, फिर लद्दाख कहाँ से है, फिर जास्कर कहाँ से है, फिर पीर पंजाल आपको कहाँ से नज़र आ रहा है, फिर धौलाधर कहाँ है ना। शिवालिक रेंज है आपका, नंदा देवी है, कैलाश रेंज है ना, जहाँ आप कैलाश मानसरोवर के बारे में पढ़ते हैं। फिर देखिए आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट किस पोजीशन पे है, यहाँ आपका माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा की बात होती है हमेशा, भारत का सबसे हाईएस्ट क्या है, कंचनजंगा है, वो यहाँ है आपका। फिर इसी तरह से आपका क्या है, पूरा का पूरा इंडिया में माउंटेन्स का जो भी है आपका रेंज, वो आप इस पूरे के पूरे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है। साउथ में अगर हम बात करें तो आप लोग नाम सुने होंगे किसका, साउथ में देखिए ये अन्नामलाई के बारे में आपने सुना है, वो यहाँ है साउथ में आपका। चलें, तो हम लोग जब आप अपनी क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लूँ। सबसे पहला ऑप्शन में हमारा क्या होगा आंसर, काराकोरम रेंज होगा। सबसे पहला क्या होगा,
काराकोरम होगा, फिर क्या होगा, लद्दाख होगा, फिर क्या होगा, जास्कर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। इसको देख लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके ऑप्शंस में सबसे पहला क्या था हमारा, काराकोरम था, 3 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये रहा आपका 3 से। तो 3 1 2 4 का मतलब पहला काराकोरम, के मैंने लिखा था, फिर क्या लिखा था आपका, लद्दाख लिखा था, एल लिखा था, फिर क्या लिखा था, जास्कर लिखा था, जे लिखा था, फिर पीर पंजाल का पी लिखा था। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप सो आप बहुत विजुलाइज कर पाए होंगे, और इस फोटो को 2-3 बार आप देख लेंगे तो परमानेंट ही आपके माइंड में रहेगा, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम ये रेंजेस वाला क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है वो किसने स्टार्ट कराया है। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू और पिंगली वेंकैया। आंसर क्या होगा, आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने, है ना। तो आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन कमेंट में मेरी ओर से ले लें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब कब अपनाया गया। ठीक है, ये आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में मुझे ये लिख कर बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी द्वारा बनाया गया और उसको ऑरेंज कैप मिला। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि सर्वाधिक रन बनाने वाले को क्या मिलता है, ऑरेंज कैप मिलता है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। और सर्वाधिक विकेट लेने वाले को क्या मिलता है, पर्पल कैप मिलता है। क्या मिलता है, पर्पल कैप मिलता है। ये आपको पहले याद होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लें ऑप्शन में कि सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने लिया है। तो आई होप सो आपको आंसर पता होगा। वो आंसर क्या है आपका 6 का बी है। वो कौन है आपके, शुभमन गिल हैं। कौन है, शुभमन गिल हैं। और जब हम बात कर लें वापस से पर्पल कैप मिला, जब भी मैं पर्पल बोलूँगा तो याद रखिएगा आपको किसके लिए, विकेट्स के लिए। तो पर्पल कैप लेने वाला गुजरात के ही हैं आपके कौन, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी, इनको भी क्या मिला है, पर्पल कैप मिला है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। तो याद रखिएगा ये जो अबदान है आपका तेल शोधक कारखाना, ये कहाँ है आपके, ईरान में है। कहाँ है, ईरान। अच्छा, जब बात ईरान की है तो याद रखिएगा ईरान की राजधानी कौन सी है, तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान। कंट्री कैपिटल भी हम लोग याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि आपका दिया गया जजमेंट को आप वापस से रिव्यू कर लेना है ना, दोबारा से देखना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा ये किस कंट्री से लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया। देखिए यहाँ पर स्वीकार किया गया है या अंगीकार किया गया, दोनों वर्ड एक ही है। ठीक है, स्वीकार या अंगीकार किया गया है, दोनों वर्ड क्या है आपका, सेम है। और कब हम लोग ने एक्सेप्ट किया था अपने संविधान को, वो डेट है आपका 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, और उसी दिन लगभग क्या एग्जैक्ट बात कर लेते हैं, 284 लोगों ने साइन करके हमारे संविधान को स्वीकार किया, अंगीकार किया। लेकिन जो संविधान लागू हुआ है वो कब हुआ है, वो हुआ है 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि 26 जनवरी 1930, याद रखिएगा 1930 को हम लोगों ने सिंबॉलिक स्वतंत्रता दिवस मनाया था हम लोगों ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम। तो उसी तिथि को याद रखने के लिए फाइनली 2 महीना हमने रिपब्लिक डे को एक्सटेंड किया, बढ़ाया, और इस डेट से फिर हम लोग स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाने लगे। कब, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे प्राप्त है। याद रखिएगा भारत का प्रधानमंत्री बनता कौन है, जब लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि आपका क्या हो, समर्थन हो ज़्यादातर लोगों का, है ना। इस समर्थन को हम लोग लैंग्वेज में कहते हैं लोकसभा का विश्वास। ठीक है, क्या कहते हैं, लोकसभा का विश्वास कहते हैं। विश्वास का मतलब है कि लोग आपको समर्थन में हो, मेजॉरिटी में हो आप। जैसे अभी आप लोग को पता है एनडीए क्या है आपका, मेजॉरिटी में है। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको बीजेपी एनडीए का एक पार्टी है। याद रखिएगा एनडीए में बाकी सारा छोटा रीजनल पार्टी ज्वाइन मिलकर बीजेपी एनडीए बनता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से संविधान संशोधन में जुड़ा है। तो आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, 73, 71, 74 और 72। चलें आगे।
जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको इसका जवाब बिल्कुल आता होगा और आप लाइव चैट में देख सकते हैं आंसर। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। जब भी मैं कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ना है तो रफ्तार में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। आपसे पूछ रहा है संबंधित नहीं है, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो ऑटोबायोग्राफी है उनकी। हरिजन भी क्या है, उनके द्वारा लिखा गया। हिंसराज भी उनके द्वारा लिखा गया। ये जो आपका है द होली फैमिली, क्या है, द होली फैमिली, ये गांधी जी ने नहीं लिखा है। द होली फैमिली किसके द्वारा लिखा गया, कार्ल मार्क्स का बुक द्वारा लिखा गया। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया बुक है द होली फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें श्री मुल्कराज आनंद की लिखी हुई हैं। यानी मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया बुक कौन सा है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है कूली, ठीक है, ये लिखा हुआ है। टू लीव्स एंड बर्ड, ये भी लिखा हुआ है। द बार्बर ट्रेड यूनियन, ये भी लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों बुक क्या है, मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEZ का फुल फॉर्म क्या है। तो फिर वापस से मैं बता दूं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको इनका आंसर आता होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, SEZ का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होगा आंसर, आंसर नंबर सी आप देख सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पूछ रहा सार्क का पूरा रूप क्या है। याद रखिएगा, सार्क मतलब साउथ एशियन से बात कर रहे हैं और हिंदी में इसको कहते हैं दक्षेश। क्या कहते हैं, दक्षेश कहते हैं, है ना, दक्षिण क्षेत्रीय एसोसिएशन करके है। हम लोग इसका फुल फॉर्म हिंदी में लिखा हुआ है तो वो हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलता है, साउथ एशियन है। तो साउथ एशियन है किसी में, ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये देखिए आपका क्या कह रहा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका क्या है, सार्क का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुई, अगर इसकी बात कर ले हम लोग, तो याद रखिएगा सार्क की स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 में हुई है। कब हुई है, 1985 में ढाका में हुई है। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है, HQ की बात कर ले, वो कहाँ है, वो नेपाल के काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में है। कहाँ, नेपाल में। ठीक है, चलें आगे। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। याद रखिए, पर्वत और पहाड़ को किस कलर से दर्शाते हैं मानचित्र में, रेड कलर से। किस कलर से दर्शाते हैं, रेड कलर से दिखाते हैं। चलें, अच्छा, ब्लू कलर से किसको दिखाएंगे, तो हम लोग को पता है ब्लू कलर से नदियाँ, समुद्र को दिखाया जाएगा। पीले कलर से किसको दिखाया जाता है, पीला बोले तो पठार, ठीक है, पठार को दिखाएगा। और तो रिमेनिंग रहने देते हैं। और ग्रीन कलर होता है एक, तो ग्रीन कलर से हम लोग मैदानी इलाकों में जो फर्टाइल लैंड होता है उसको दिखाते हैं। नेक्स्ट है, सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपके पास जापान, चाइना, मलेशिया और भारत। तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है। कौन है, चाइना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कारगिल जो अघोषित युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कारगिल का युद्ध हुआ कब था। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। ठीक है, कब हुआ था, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। और जब बात करें कि उस टाइम वहाँ के PM कौन थे पाकिस्तान के, तो उस समय पाकिस्तान के PM थे नवाज शरीफ। कौन थे, नवाज शरीफ। और भारत में बात कर लें कि 1919 में भारत में PM कौन थे, तो उस समय थे वाजपेयी साहब। कौन थे, वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे, जंप बॉल संबंध जो है वो किससे होगा, जंप करके हम लोग बॉल डालते हैं, किस में डालेंगे, वो है आपका बास्केटबॉल। किस में, बास्केटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें जंप बॉल शब्द का यूज़ होता है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अगर इन फ्यूचर आपसे पूछ दे कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में, तो याद रखिएगा बास्केटबॉल में एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। कितने, 5 प्लेयर के 2 टीम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। आई हैव अ ड्रीम का मतलब मेरे पास एक सपना है या मेरा एक सपना है। वो ऐसा, ये जो स्पीच है ये किसने दिया था आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच दिया था। और उस स्पीच का हेडिंग क्या था, उस स्पीच का हेडिंग है आई हैव अ ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का स्टोरेज की वजह से कौन सी आकृति बनी है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका कार्स्ट वीडो, है ना, क्यूएस्टा, ड्रमलिन और सर्क। तो याद रखिएगा ये कार्स्ट वीडो जो है ये आपका भूमिगत जल से बना हुआ आकृति है ना, अंडरग्राउंड जो वाटर है उससे बना हुआ आकृति होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा होगा। तो देखिए जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने एनपीके के बारे में सुना होगा, है ना, ये आपका क्या है, पौधे का प्राथमिक पोषक तत्व कहलाता है। एन से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। पी से क्या होगा, फास्फोरस हो जाएगा। के से क्या होगा, पोटेशियम हो जाएगा। याद रखिएगा पोटेशियम को का सिंबल जो है वो के होता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये आपका क्या होगा, पौधे का प्रमुख पोषक तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्किमो के घर बने होते हैं। तो देखिए एस्किमो जैसे वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में आता है एस्किमो का घर किससे बना हुआ रहेगा, वो बना रहेगा बर्फ़ से। किससे बना रहेगा, बर्फ़ से बना होता है एस्किमो का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन थी। तो याद रखिएगा, आई होप सो आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस क्लास को, तो इसका आंसर आपको पता होगा। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। क्या थी, कोलकाता थी। और 1912 में ये हुआ है इंसिडेंस। 1912 में इसलिए हुआ क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ जो 1911 तक चलता रहा। 1911 में आकर फाइनली बंगाल विभाजन को, जो आज के डेट में बांग्लादेश है, उसके हिसाब से पार्टीशन किया गया था धर्म के आधार पे, उसको कैंसिल करके फाइनली 1912 में आपका बिहार को अलग किया गया था कोलकाता से, है ना। तभी जो है आपको कोलकाता जो है देश की राजधानी हटाकर दिल्ली शिफ्ट किया गया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो देखिए आपको लोकसभा में किसका नॉमिनेशन कर सकता था, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपडेटेड है। तो था का मतलब वो था आपका एंग्लो इंडियन। कौन थे, एंग्लो इंडियन को जो है वो नॉमिनेशन करता था किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 331 संविधान के आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते थे। बट रिसेंट का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट 105, उसके तहत जो है एंग्लो इंडियन के सीट्स को हटा दिया गया। यानी 2024 के बाद एंग्लो इंडियन का ये जो 2 सीट्स का प्रावधान है ये खत्म हो जाएगा। लाल त्रिकोण का संबंध है, तो आपसे पूछ रहा है एक ऐसा ट्रायंगल जो रेड कलर में हो, ये किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा ये आपके ऑप्शन में देख लेते हैं, WHO, परिवार कल्याण, रेड क्रॉस और यूनिसेफ। तो आंसर होगा परिवार कल्याण से रिलेटेड है ये ट्रायंगल, ठीक है, रेड कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंटूर रेखा दर्शाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं, कंटूर रेखा समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को, बर्फ़ गिरने वाला को, सूर्यताप को, चुंबकीय झुकाव को। तो आंसर क्या होगा, कंटूर लाइन कहते हैं समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थान को क्या कहते हैं, कंटूर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये सूर्यताप के समान अवधि वाले दिन को दर्शाने के लिए ये आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा समान ऊंचाई के लिए हम लोग क्या कंटूर रेखा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो आई होप सो आप ये रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो इसका आंसर हम लोग को कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देंगे, है ना। आंसर क्या होगा, आंसर 6, 7, 8, 9 में आंसर होगा 8। वेरी गुड। कर्क रेखा कितने से गुजरती है, 8 से। और जब बात कर लें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जो मैंने कल के आपके सेट में बताया था, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो 82.5 पूर्वी यानी ईस्ट देशांतर लाइन है, ये टोटल कितने राज्यों से गुजरता है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर डालेंगे, ठीक है, कल के सेट में बताया है। चलें आगे, क्वेश्चन क्या है आपका, अलाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, तस्लीमा नसरीन, महेश राव, अंजलि जोसेफ, रुचिर शर्मा। तो आंसर क्या होगा, अलाइफ पुस्तक के रचयिता हैं तस्लीमा नसरीन। कौन है, तस्लीमा नसरीन। और याद रखिएगा ये कहाँ की लेखिका हैं, ये बांग्लादेश की हैं। कहाँ की, बांग्लादेश की रचयिता हैं कौन, तस्लीमा नसरीन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी बहती है। तो देखिए कावेरी नदी उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। आंसर क्या होगा, कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत में बहती है। कहाँ, साउथ इंडिया की ओर बहती है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है कौन, कावेरी नदी। नेक्स्ट चलें आपका, भारतीय वन संरक्षण क्षेत्र सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा राष्ट्रीय सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य के तटवर्ती इलाकों में पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, मैंग्रोव वन
मैंग्रोव वन बोलते हैं झाड़ीदार वन को कहते हैं, जहाँ थोड़ा सा दलदल भी हो। तो आपसे पूछ रहा है कहाँ पाया जा रहा है, किसके बाद, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के बाद कह रहा है। तो वो पाया जाता है आपका गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। और ये कौन सा सर्वेक्षण है? ये 2021 का सर्वेक्षण है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वंस मोर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन क्या क्या है आपका? राजस्थान, गुजरात, असम, उत्तरांचल। तो घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। तो याद रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून कब आया हमारे देश में? ये आया 1985 में। कब आया? 1985 में दल विरोधी कानून आया, दल बदल। और मैंने कई बार आपको बताया कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी टूट रही थी, उसको रोकने के लिए ये दल बदल विरोधी कानून लाया गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, उज्जैन जो है वो आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है। कहाँ है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन है कहाँ? उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? MP में है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, जब बात कर लें कि गोदावरी किसके शहर के किनारे है, तो याद रखिएगा, गोदावरी है आपके नासिक के। किस शहर के किनारे है? या नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है गोदावरी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली के बारे में बात कर लें तो ये किस राज्य का होगा? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और असम। तो आंसर क्या होगा? आप लोग को पता है, कथकली है केरल का। कहाँ का? केरल का, ठीक है। और जब बात कर लें हम लोग आंध्र प्रदेश का, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? तो याद रखिएगा, आप ऑप्शन देख लिए, दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर और चंडीगढ़। तो आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? तो हम बात कर लें सबसे पहले राज्यों की। तो याद रखिएगा, पंजाब का चंडीगढ़ है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका हरियाणा है, हरियाणा, उसका भी चंडीगढ़ है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मेगास्थनीज राजदूत था किसका? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज सेल्यूकस का, मिनांडर का, चंद्रगुप्त मौर्य का और चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो मेगास्थनीज जो है वो आपका राजदूत किसका था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर है ना, सेल्यूकस निकेटर पूरा नाम था, उसका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है, भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी कितनी है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन वापस से 2 सेट पहले हम लोगों ने पढ़ा था। जिनको याद है वो लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। 6200, 8000, 7500 और इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था, कुल समुद्री सीमा की लंबाई लगभग 7500 है। लगभग इसलिए क्योंकि थोड़ा आगे है, 7500 1516 के आसपास है, तो 7500 आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू बता पाएंगे। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है आपका? ऑप्शन है से गौतम, सिद्धार्थ, महावीर और साक्य। तो आंसर क्या होगा? सिद्धार्थ, ठीक है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। और फिर से मैं बता दूं कि बुद्ध जो है किस वंश से रिलेटेड थे? तो उस वंश का नाम है शाक्य वंश। देख लीजिए यहाँ, इसलिए शाक्य दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो सके। बुद्ध शाक्य वंश से रिलेटेड थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने मैप देखा था, वापस से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलते हैं। आपका ऑप्शन है शिवालिक, हिमाद्रिक, हिमाचल और लद्दाख। इसलिए चलते क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके थे। तो याद रखिएगा, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमाद्री सबसे उत्तर भाग हिमालय का है और सबसे दक्षिण भाग को हम लोग शिवालिक कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है सबसे उत्तरी भाग को, तो उसको आंसर क्या होगा? हिमाद्री। और सबसे साउथ वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्लियर? साउथ शिवालिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है। तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही है ना। 4 दिसंबर को प्राकृतिक दिवस, ये मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं 4 दिसंबर को? नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस। तो अब बात कर लें 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे मनाते हैं।
16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, चलें आगे। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आपका? नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, जिसको कि हम लोग नौसेना दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो आई होप सो ज्योग्राफी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाक से जो है वो लाइव चैट में देंगे। ऑप्शंस है आपके पास सियाल, क्रोड, सीमा और एस्थेनोस्फियर। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर है क्रोड। ठीक है, यहीं पे जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है, वो इसी क्रोड की वजह से है। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी कि भारत में क्रांति की जनक जो फीमेल है, माँ है, मदर है, वो किसको कहा जाता है? वो ऑप्शन के हिसाब से देखें, अरुणा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम कामा और सुचिता कृपलानी। आंसर होगा मैडम कामा। इनका पूरा नाम है मैडम भिखाजी कामा, है ना। और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था आज़ादी के लिए। चलें आगे। और जब बात कर ले हम लोग अरुणा आसफ अली का, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्कशन बता दूं। 1942 का जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, नज़रबंद भी कर लिया गया था। अंडरग्राउंड रह के ऑल इंडिया रेडियो पर जो है वो लीड कर रही थी फीमेल अरुणा आसफ अली। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किनको? अरुणा आसफ अली को। 1942 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? सघनता का मतलब याद रखिएगा डेंसनेस है, तो डेंस कब बढ़ेगा? जब ओस गिरेगा, फॉग होगा, है ना, एटमॉस्फेयर भारी भारी एकदम, जो हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में, यानी कि ठंडे समय में, ठंडे के मौसम में जो है आपका क्षोभ मंडल की सघनता ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर के किस रचना का पात्र है? यानी आपसे पूछ रहा है कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया कोई बुक है, कोई नॉवेल है, उसमें साइलॉक नाम का कोई कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर आपका किस बुक का है? ऑप्शन क्या क्या है आपका? एज यू लाइक इट, है ना, टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और मैकबेथ। तो आंसर होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की रचना थी। ठीक है, चलें आगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2023 में 57वां ग्राम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन भी जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए। 56वां और 57वां दोनों लगातार मिला था। 56 मिला था किनको? नीलमणि फूकन को मिला था 56वां, और दामोदर मौजा को मिला है कौन सा? 57वां। तो आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। 46 का बी, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मई 2023 में दामोदर मौजा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की? पहली ट्रेन की शुरुआत कौन सी हाइड्रोजन से चलने वाली? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, फ्रांस और जापान। तो इसका आंसर जो कंटिन्यू करंट को जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनके पास इनका आंसर आया होगा। वेरी गुड, आंसर क्या है? जर्मनी आंसर है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्मनी याद रखिएगा, जर्मनी हाइड्रोजन से चलाने वाला पहला ट्रेन ऐसा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? तो देखिए, फोबोस और डीमोस ये हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मंगल के बारे में, क्योंकि शुरुआत का जो दो ग्रह है बुध और शुक्र, इसका अपना कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो फोबोस और डीमोस पहले 4 जो आपके ग्रह हैं, मंगल और पृथ्वी हो गए, इसके बाद पृथ्वी और मंगल। तो इस टोटल 4 में टोटल 3 ही आपका सैटेलाइट है बेसिकली। मंगल का कौन कौन सा है? फोबोस और डीमोस। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पृथ्वी का चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा है? तो देखिए, जब ध्रुव की बात करेंगे तो हम लोग बात करते हैं पोलर की। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये पोलर सैटेलाइट आपको दिख रहा होगा पीओ से, तो यही आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। इसका पूरा नाम क्या है? एक्सपो और सेट। ठीक है, चलें आगे। ये क्या है? इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल अचंत किस खेल से संबंधित है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट का पार्ट मैं कह लूँ, क्योंकि ये ऐसा बंदा है जो काफ़ी रिसेंट में मेडल्स जीत रहा है। याद रखिएगा श्री शरद कमल जो हैं वो रिलेटेड हैं आपके टेबल टेनिस से। किससे रिलेटेड हैं? टेबल टेनिस से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का 25 क्वेश्चन ले लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा आपको पूछ रहा उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होगा किससे? आपके अपघटक को प्राप्त होता है। ठीक है, किसको प्राप्त होगा? किससे नहीं, किसे प्राप्त होता है आपसे पूछ रहा है। उच्चतम पोषण स्तर तो इन लोगों को किनको मिलेगा? अपघटक को मिलता है सबसे ज़्यादा पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो देखिए घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होगा? वो होगा आपके दाब विद्युत प्रभाव पे। किस पे होगा? दाब विद्युत प्रभाव पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा ये क्या है आपका एक प्रकाशन सजावट में विज्ञापन के लिए जो आपका ये होता है बोर्ड वगैरह लगता है, उसमें लाइट में कौन सी गैस होती है आपसे पूछ रहा है। तो लाइट में क्या होगी? एक अक्रिय गैस कौन सी है? नियॉन है। जनरली किसका यूज़ होता है? नियॉन का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होता है? पूर्ति के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सप्लाई कौन करता है? तो सप्लाई करेगा आरबीसी। कौन सप्लाई करेगा? आरबीसी सप्लाई करेगा। तो आरबीसी कहाँ गया? ये श्वेत रक्त है, आरबीसी ये रहा। लाल रक्त कोशिका है ना, आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी ही कैरी करता है किसको? ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए सोरा को हम लोग कुछ दिन पहले भी पढ़ रहे थे। सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट नाम होगा, है ना, KNO3। ये किसका नाम है? सोरा का है। और ये जनरली किस में यूज़ होता है? बारूद बनाने में इसका काम आता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए साइंस का एक बेस्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस। जब लेंस की बात करें तो याद रखिएगा लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये है लेंस फार्मूला। ठीक है, इसी का यूज़ करना है आपको। कह रहा है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस याद रखिएगा आपका अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होगा वो होता है, जो प्राइमरी फोकस होता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। किसके साथ आएगा? नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और कह रहा है वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो वो भी आपका क्या होगा? माइनस में होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग देख लें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, तो प्रतिबिंब का दूरी को हम लोग v से रिपोर्ट करते हैं। किससे? v से। तो यहाँ से v को इधर ले आइए, f को इधर ले आइए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा आपका 1/v फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1/f + 1/u। क्लियर? समझ में आई बात? और अब हमारा f और u दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो आंसर नेगेटिव में होगा, ये तो तय है। अच्छा, चारों ऑप्शन नेगेटिव में। नेगेटिव में 1/15 और नेगेटिव में 1/30। एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या? 30 आ जाएगा। 2 और 1 3 आ जाएगा, कट के क्या आएगा? 10 आएगा। तो याद रखिएगा u का वैल्यू क्या आ रहा है? -10 आ रहा है। मैं फिर बेसिक सा रूल बता दूं, जब लेंस फार्मूला की बात करेंगे तो 1/v माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/u = 1/f होता है। और जब दर्पण की बात करेंगे तो 1/v + 1/u हो जाएगा = 1/f की बात करेंगे। ठीक है, आई होप सो क्लियर होंगे आप। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव कारण होता है। कहाँ है ऑप्शन में हमारा पृष्ठ तनाव? बी नंबर में। जल का जो पृष्ठ तनाव है, यानी कि पृष्ठ का मतलब हो गया उसी का खुद का सरफेस, वो चाहता है हम सिकुड़ के छोटा होकर रहें, तो छोटा होने के चक्कर में वो क्या गोल शेप ले लेता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं। किसी पिंड का वेग 2 गुना कर देने पर गतिज ऊर्जा, तो देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी = क्या होगा? 12 mv²। और जब v² की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा अगर डबल कर रहे हैं तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा। डबल का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो आंसर क्या होगा? 4 गुना होगा। मेरी बात समझ गए? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शराब से अत्यधिक उपयोग से क्या लॉस आता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन में देख लें और फटाक से दे दें लाइव चैट में। आंसर ऑप्शन है आपका यकृत, लीवर, गुर्दा यानी किडनी और लंग्स, फेफड़ा। तो आंसर आई होप सो आ जाना चाहिए आप लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो याद रखिएगा सैलों तथा खनिजों में जब बात खनिज की आई तो मुझे डाउटलेस ख़त्म हो गया मैं डाउट। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? वो है आपका कार्बन। क्या है?
कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, जितने भी मिनरल्स होते हैं उसमें कार्बन होता है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है दी गई अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन हटके किसी और में कंप्लीट जुड़ जाता हो, है ना। तो एक तरफ आपका ऑक्सीजन का लगाव भी हो रहा है और एक तरफ आपका ऑक्सीजन टूट के किसी और में जा रहा है। तो याद रखिएगा ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एक साथ M के साथ था और कंप्लीट ऑक्सीजन हट के क्या किसी और के साथ जुड़ गया है, तो इसलिए ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो याद रखिएगा दही का जमना, वेरी गुड, ऑप्शन तो बहुत आसान है आपका, आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया है। दही का जमना कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं जो रिवर्स नहीं हो सके, है ना, वापस से दही को दूध आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है आपका, मैं फॉर्मूला लिख दूँ Na2SO4, और बेरियम क्लोराइड की बात कर लें तो फार्मूला है BaCl2। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जो सफ़ेद अवक्षेप मिलता है वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका बेरियम सल्फेट। क्या होगा, यहाँ का बेरियम इस सल्फेट से रिएक्ट कर लेता है और क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा जो सफ़ेद होता है। क्या होता है, सफ़ेद होता है। आंसर क्या होगा, बेरियम सल्फेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में जो अंतिम उपधातु है वो है आपका पोलोनियम है। क्या है, पोलोनियम है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कभी पीरियोडिक टेबल को भी आराम से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। तो देखिए जब अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराएंगे, अम्ल का मतलब याद रखिएगा एसिड, और एसिड है तो हाइड्रोजन होगा, ये ध्यान में रखेंगे। तो जब भी आपका अम्ल का हाइड्रोजन से मतलब किसी भी एसिड से करेंगे जिंक का, तो निकलेगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा, हाइड्रोजन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। 7 किलोमीटर को अगर सेकंड में बदल जाए तो 7000 सेकंड होगा, और 7000 सेकंड को 700 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने में कितना लगेगा, 10 सेकंड्स लगेगा। कितना लगेगा, 10 सेकंड लगेगा, सीधा सा इक्वेशन है। नेक्स्ट है, मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, वापस से मैं बता दूं 10th क्लास का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मीथेन गैस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने पर। ठीक है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम। अच्छा क्वेश्चन ये कि सोडा लाइम होता क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं, NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम कहते हैं। और जब बात कर लें हम लोग सोडियम एसीटेट, तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड पहले लिख लीजिए CH3COOH, उसके जगह Na लगा दीजिए, ये हो गया सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बन जाता है, मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लें, हीरा और ग्रेफाइट में जो बेसिक अंतर है क्या है। देखिए जब आप ऑप्शन को पढ़िएगा तो चारों ऑप्शन आपको दिखेगा, हीरा मुलायम और ग्रेफाइट कठोर होता है, हीरा कुचालक ग्रेफाइट कुचालक, हीरा सुचालक और ग्रेफाइट कुचालक, ये तो खैर गलत ही है आपका, है ना। हीरा जो है वो कुचालक होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है। षटकोणीय संरचना और पंचकोणीय संरचना, ये भी गलत है आपका। तो आंसर जो पूछ रहा है आपसे कि बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर में आता है, वो आता है ये, हीरा जो है वो चतुष्फलकीय है और ग्रेफाइट जो है वो षटकोणीय है। क्लियर। और ऑप्शन नंबर 4 भी देखिए गलत है, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं था, सॉरी इसके लिए। हीरा मुलायम लिखा है वो गलत है। तो बेसिक डिफरेंस आपका पहला है, चतुष्फलकीय होता है हीरा, ये ध्यान में रखेंगे। ग्रेफाइट क्या होता है, षटकोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होता है। तो याद रखिएगा जो ड्राई आपका बैटरी है ना, उसमें आपके जिंक का जो सतह पर होता है वो जिंक जो है, जिंक वाला जो साइड है वो कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, जिंक का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अच्छा जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा क्या होगा, लेगा। तो जब लेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणु आयतन कितना होता है। ये देखिए आपको बात कर रहा है किसका,
ये आदर्श गैस पे जो अणु का आयतन है वो आयतन होता है 22.4 लीटर, सीधा सीधा रट लीजिएगा। आदर्श गैस पे जो गैस के अणु का आयतन जो होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर पे होता है। चलें आगे। एक फार्मूला है आपका गैस का, PV इक्वल टू NRT, उससे बना है, NRT बना है, कभी डेप्थ में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट गैस है, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है, यानी मैक्सिमम लोगों में पाया जाता है परसेंटेज वाइज, तो वो कौन सा है आपका, B ग्रुप है ना। सबसे ज़्यादा जो आपका B पॉजिटिव ग्रुप है ये आपके सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है ना। जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि लगभग 32% लोगों में B ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, अच्छा बात कर लें कि सर्वाधिक डोनर कौन सा है ना, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को देता है, वो कौन सा है, O है, ठीक है। और वो कौन सा है जो सबसे ले लेता है, वो है आपका AB है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए। किशोरों का मतलब जिनका अभी अभी जन्म हुआ है ना, बच्चे जो हैं उनको औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए, मतलब कितनी बार खिलाना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट है वो कितना होना चाहिए, 3 है ना। बच्चों को 3 बार मिनिमम खिलाना है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ठीक है। वो भी आपको कह रहा है संतुलित आहार, यानी कि जिसमें सारा कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, स्टफ, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग होता है। तो देखिए ये जितना भी चीज़ है ये सारा का सारा इस्तेमाल कौन होने वाला है, ये आपका होगा पेट्रोकेमिकल। क्या होगा, पेट्रोकेमिकल, यानी कि पेट्रो रसायन के बारे में बात कर रहा है, इसमें ये सारा का सारा यूज़ होता है। सिंथेटिक रबर भी है, प्लास्टिक भी है, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी यूज़ होता है। क्या होता है, पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ बहुउद्देशीय सजीव हैं जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिल्स इत्यादि का प्रजनन इस प्रकार होता है, यानी कि बहुकोशिकीय जीव के बारे में बता रहा है आपको, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहा है आपको। और ये कौन कौन है, जैसे राइजोपस, राइजोबियम जिसको कह लिए, मशरूम कह रहा है आपको, एस्परजिलस कह रहा है, इसका प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा इसका प्रजनन आपका होगा बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा होगा, बीजाणु के द्वारा होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, क्या होते हैं। ये देखिए, ये साइक्लोस्टोमेटा जो होता है उनके पास जबड़ा नहीं होता, जॉ नहीं होता है, तो वो क्या है ऐसा जिसका जबड़ा नहीं होता है। तो याद रखिएगा वो है आपका कशेरुकी, यानी कि वर्टिब्रा। जो आपका साइक्लोस्टोमेटा है वो एक वर्टिब्रा है जिसका कि जबड़ा नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे आप। चलते हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन में। मैथ्स के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पेन पेपर के साथ तैयार रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पे प्रथम 3 वर्ष में 12% की दर से, दर का मतलब याद रखिएगा 12% वार्षिक दर से, मतलब हर वर्ष जो है 12% लगेगा। तो पहला 3 साल के लिए आपका 12% कह रहा है, फिर कह रहा है अगला 5 वर्ष के लिए 16%, तो 5 आ गया आपका 16%, और 5 से ज़्यादा मतलब 8 से ज़्यादा के लिए कितना लग रहा है, 20% लग रहा है। देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है परसेंटेज आपका बढ़ता जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है टोटल 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से इतना रुपये अधिक हो तो आपसे बोल रहा है उधार ली गई राशि कितनी थी। तो देखिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 11 वर्ष के लिए पहला 3 वर्ष के लिए 12 या 36% है ना, 12% के हिसाब से। फिर आपका कह रहा है अगला 5 वर्ष 16 के हिसाब से, तो 16 पचे कितना 80% हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद के लिए 3 साल और बचा ना, 11 साल का मतलब 5 3 8 और 3 11, तो 3% के लिए हिसाब से 3 वर्ष के हिसाब से 20 या 60% हो गया। जब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 6 14 3 17, यानी कि 176%। और आपको कह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन से इतना ज़्यादा है, मतलब इसमें 100 घटा लीजिए, मूलधन घटा ले तो आपका क्या आ गया 76। ये 76 बराबर 60 80 है, कितना है 76 बराबर आपका 7 80 है। तो हम लोग अब काटना स्टार्ट करें, है ना। 60 बराबर 76, 76 76, देखिए 19 से कटने वाला है डेटा, क्या 19 चौके 76 कट गया, 19 से ये 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 320, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 80 बार में, यानी 1% बराबर क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 8000। पूछ रहा उधार ली गई धनराशि क्या थी, क्लियर। में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक पर अंकित करे कि 12.5% छूट देने के बाद भी 5% का प्रॉफिट हो।
देख रहे हैं आप। अच्छा 12.5% छूट का मतलब देखिए क्या होता है, 1/8। 1/8 का डिस्काउंट देने के बाद भी यानी कि हम कह सकते हैं कि एमपी का जो 7/8 होगा वो सीपी का 105 का मतलब 21/20 होगा, ऐसा समझिए। 21/20 होगा तो 7 से देखिए काट लिए, 7 या 21 3 बार में कटा, 4 से काट लेंगे 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 5 बार में। तो फाइनली एमपी बाय सीपी क्या आ गया हमारा, 6/5 आ गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, मार्क प्राइस 6 रुपया है, तो आपसे कह रहा है क्या, कितना मूल्य अंकित करें, कितना बढ़ाकर। तो देखिए कितना बढ़ाया हमने, 1 रुपया बढ़ाया। 1 रुपया इस 5 का कितना परसेंट है, 1/5 बराबर कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 1/5 का मतलब 20% आ गया। मेरी बात समझे। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, फिर लॉन्ग मेथड भी है, लॉन्ग भी बना सकते हैं। वापस से अगर मैं इसको चाहूँ बताने के लिए तो याद रखिएगा, आपका कह रहा है 12.5% आपको डिस्काउंट भी देना है और 5% का प्रॉफिट है, तो आप सीधा सीधा लिखिए कि एमपी का 12.5% का मतलब 1/8 का डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट मतलब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/8। एमपी का जो 7/8 है वो सीपी का आपका 105/100 है। 105/100 का मतलब हो गया 21/20। वहाँ से काट के आप रेशियो निकाल लेंगे और फिर फाइनल निकाल लेंगे कितना परसेंट ज़्यादा करना है। आंसर याद रखिएगा, आंसर है आपका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपया है तथा इस पर 10% का बट्टा का मतलब याद रखिएगा, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट दिया जाता है। 2100 रुपया उसका एमपी है, 10% डिस्काउंट का मतलब 210 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 1990 रुपया आ जाएगा। सॉरी 1890 रुपया आ जाएगा, घटा कर कितना आएगा, 1890 आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब कह रहा है यदि असमय में दुकानदार 5% का एक अन्य बटा दे। असमय का मतलब क्या कहते हैं, मार्केट अभी नहीं है, और 5% का और डिस्काउंट दे। तो 5%, अब 1890 का 5% क्या होगा, इतना गुना 5/100 कर लीजिए सीधा सीधा। तो 5 से इसको काटे 20 बार में, 0 से 0 ख़त्म हो गया, और 189/2 कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 94.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 94.5 आएगा। यानी आपको 1890 में 94.5 घटाना है। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1795। कितना आएगा, 1795.5। चलें, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप हम लोग बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है, 1600 लिख देते हैं हम लोग, 1600। नेक्स्ट कह रहा है, 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत उसे 1224 में बेचा गया। पहला डिस्काउंट 10% था, तो देखिए 1600 का 10% क्या, 160 होगा, घट के क्या आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। अब 1440 से कितना घटे हैं वो पहले देख लेते हैं। हम लोग घटे हैं 216, कितना घटे हैं, 216 शायद घटे हैं, आप एक बार देख लेंगे। तो 216 144 का कितना परसेंट है, तो हम लोग लिखेंगे 216/144 यानी 1440 गुना 100, है ना। यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं ओरली भी निकाल सकता था, बट मैं फ़िलहाल आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। देखिए 72 दूनी ये है और 72 तिया है, और 2 से इसको 5 बार में कट कर दिया, यानी लगभग कितना, 5 तिया 15% आपका क्या होगा, आंसर होगा एग्जैक्ट। यानी पहला डिस्काउंट 10% का और सेकंड डिस्काउंट 15% का था। आप लोग बनाएंगे इस वीडियो को पॉज करके और फिर देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन लेते हैं। रीजनिंग में देखिए आपको ऑड वन आउट हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, ऑड वन आउट का मतलब आपको जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से डिफरेंट बताना है। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी, इसका आई होप सो आप लोग आंसर दे देंगे। ये जो वायलिन, सितार, वीणा है, ये सारा का सारा वायर्ड है, और बांसुरी आपका क्या है, लकड़ी का बना हुआ है, वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर्ड का मतलब तार से है, बाकी तीनों में तार है, इसमें तार नहीं है। नेक्स्ट है आपका, देखिए आपको दिख रहा होगा जे, जब पैटर्न की बात करेंगे JK और फिर LM, ऐसे STUV, और फिर ये STUV उल्टा हो गया आपका, इधर चला गया, तो ये आपका आंसर होगा GHIJ, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड जो है वो आपका अलग है, तो थर्ड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, 72 72 5 बीच में है, फिर ये 78 78 3 ये बीच में है, 46 46 2 बीच में, ये थोड़ा एक डिफरेंट है। 35 और 53 लिखा गया, तो आंसर क्या होगा, B नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट अब बात कर लें इस दोनों में कि ऑड वन आउट क्या है, तो वापस से 104 बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ ये फिगर है इसी का उल्टा यहाँ किया गया, ट्रायंगल बाहर, सर्कल अंदर। ये देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल उस तरह का शेप वाला बाहर और बाहर वाला अंदर।
यहाँ पे भी ये दिख रहा होगा पेंटागन अंदर, पंचभुज और अर्ध सर्कल बाहर। ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो पेंटागन है वो बाहर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ये सारा बहुत ही आसान सेगमेंट है। वापस से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं, ये दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ क्या है, चारों के चारों अलग अलग डायरेक्शन में। तो आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। तो आई होप सो ये जो मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कंबाइन किया मैंने, 5-5 या 10-10 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये आपको थोड़ा बेहतर लग रहा हो। चलिए ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।